नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक को यूजीसी नेट इकाई 8 के सिलेबस में जो कि शामिल किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अंक 2 देख रहे हैं। दृश्य 6, 7, 8, 9, 10, 11। आज हम 11 तक देखेंगे। हम लोग 1 से लेकर के 5 तक देख चुके हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं दृश्य 6 की तरफ। तो देखते हैं दृश्य 6 में क्या कहा जा रहा है। दृश्य 6 में कहा जा रहा है कि मालवाओं के स्कंदवार में युद्ध परिषद। देवबल कहता है परिषद के सम्मुख मैं यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूं कि यमन युद्धों के लिए जो संधि मालवा क्षुद्रकों में हुई है, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गढ़ों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसे सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मगध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहारण का प्रवेश होता है। परिषद में हर्ष होता है। परिषद में हर्ष के साथ सब कहते हैं कुमार सिंहारण की जय। नागदत्त कहता है कि मगध एक साम्राज्य है। लच्छिव और ब्रिज गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूं। कौन विरोध करता है? नागदत्त। फिर सिंहारण कहता है कि मैं मालवा सेना का बालाधिकृत हूं। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्राहिक का भी कार्य करता हूं। पंचनद की परिस्थिति में स्वयं देख आया हूं और मगध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूं। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूं और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तराधिपति में विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीति विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। आगे कहते हैं गढ़मुख कहता है कि आचार्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य व्यासपीठाधीश पर चाणक्य जाते हैं और बोलते वहां से उत्तराधिपति के प्रमुख गणतंत्र मालवा राष्ट्र की परिषद का मैं अनुगृहीत हूं कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए उसे आमंत्रित किया। गणतंत्र का और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं कि लक्ष्मी और वृत्ति उपकार करने वाले मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहां सलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थितियों में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति ना हो। विस्तृता प्रदेश के अधीश्वर प्रदेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त के ही युद्धों का यह फल है। आगे क्या कहते हैं कि प्रवतेश्वर की सेना यमन सहायता को ना आवे, उसी के प्रयत्न से यमन सेना के विद्रोह भी हो गया है। कहता है कि जिससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया है, परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नवबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवाओं का नाश निश्चित है। आगे क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं आगे कि अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त का ही वर्ण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने ही सेनापति बनाया है। नागदत्त कहता है ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य कहता है प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में
एकाधिपत्य का होना आवश्यक है, साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासक का नहीं युद्ध का है। कहते हैं युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों का एक निष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालवा और क्षुद्रो दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गण राज्य आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। नागदत्त कहते हैं कि समझ गया, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयकर होगा। सिंगारण कहते हैं अन्नपान और भोज्य सेना करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने का प्रार्थना की है। आगे क्या कहते हैं गणमुख, यह उन लोगों की इच्छा पर है, अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त का वर्ण करने की आज्ञा परिषद देती है। समावेत जय घोष। आगे दृश्यांश 7 में आइए। दृश्यांश 7 में क्या कह रहे हैं, प्रगतेश्वर का प्रसाद। प्रगतेश्वर का प्रसाद। अलका, सिंहाहरण मेरी आशा में है। कहते हैं सिंहाहरण मेरी आशा में है और मैं यहाँ पड़ी हूँ। अलका कह रही है आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निर्भय में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। प्रवतेश्वर का प्रवेश होता है। प्रवतेश्वर कहता है अलका बड़ी दुविधा है। अलका कहती है क्या पौरव। प्रवतेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रतिश्रुत कहता है कि मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूं कि मालवा युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया और कहता है कि 8 सहस्त्र अश्वरोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ कहता है कि साथ पता चला है कि कुछ यवन सेना देश को लौट रही हैं। अलका कहती है अग्नि मस्तक होकर हाँ कहते चलो। प्रवतेश्वर कहता है तुम क्या कहती हो अलका। आगे अलका कहती है कि मैं सुनना चाहती हूँ। प्रवतेश्वर कहता है बतलाओ क्या करूं। अलका कहती है जो अच्छा समझो। मुझे देखने कहते हैं कि मुझे देखने दो ऐसी सुंदर बेड़ी, फूलों से गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर बेड़ी। आहा। प्रवतेश्वर कहता क्या कह रही हो। अलका कह रहा कि क्या कह रही हो। अलका कहती है गाने की इच्छा होती है, सुनोगे। गाती है कि अलका गीत गाती है बिखरी किरण अकुल व्याकुल हो। कहती बिखरी किरण अकुल व्याकुल हो, बिरस बदर पर चिंता लेख छाया पथ में। कहती है कि छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ ना रही है कहती उड़ ना रही है कामल धूल। कादिमरी उठी यह ढकने वाली दूर जलद की कूल। समय बिगह कहती है समय बिगह के कृष्ण पक्ष में रजनी चित्र सी अंकित कौन। तुम हो सुंदर तरल कहती है तरल तरीके। तुम हो सुंदर तरल तरीके। बोलो कहती है कि बोलो कुछ बैठो मत मौन मंद आगे क्या कहती है कि है कि बोलो कुछ बैठो मत। कहती है कि बोलो कुछ बैठो मत मौन मंदाकिनी समीप भरी। फिर प्यासी आंखें क्यों नादान। रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा ज्ञान। प्रवतेश्वर कहता है अलका मैं पागल हो जा कहता है कि मैं पागल होता जा तुम यहाँ तुम क्या कर रही हो। अलका कह रही है मैं तो गा रही हूँ। प्रवतेश्वर कहता है परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूं। अलका कहती है यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम ना जाओगे तो तुम्हारा राज्य जाएगा। आगे क्या कहते हैं प्रवतेश्वर बड़ी विडंबना है। अलका कहती है कहती है कि प्राधीनता में बढ़कर विडंबना और क्या है। प्राधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। अब समझ गए हो कि वह संधि नहीं प्राधीनता की स्वीकृति थी। प्रत्युषर कहता मैं समझता हूं कि 1000 अश्वरोहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका कहती है मन में मैं चलूं।
निकलने कहती मन में सोचती है कि मैं चलूं, निकल भागने का अवसर, ऐसा अवसर दूसरा ना मिलेगा प्रकट। अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ दूंगी, यहाँ अकेले क्या करूंगी। प्रभुतेश्वर के साथ प्रस्थान करती है। दृश्यांत 8 में, दृश्यांत 8 में क्या है, कहती है कि रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी से दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त कहता है, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यकता सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंगारण को कहाँ छोड़ा। मालविका कहती है, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त कहता है सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे। सैनिक कहते हैं, तक यौनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालविका कहते हैं कि मालव की 25 हस्तिकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं, उन पर धनुधर हैं। सिंगार कहती हैं, प्रवेश करके वह प्रभुतेश्वर की सेना होगी, किंतु मगध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त कहता है, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंगारण कहता है, क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं, और तो। चंद्रगुप्त कहता है, चिंता नहीं। कल्याणी कहता है कि कल्याणी के मगध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं, यौनों को इधर आ जाने दो। सिंगारण थोड़ी ही हस्तिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंगारण प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त कहता है, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उसकी सामग्री को नष्ट करने के लिए। सिंगारण संकेत करता है, नावें आती हैं। मालिका, तो मैं स्कंदवार के पृष्ठ भाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। आगे क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर अलका उतरती है। सिंगारण आश्चर्य से, तुम अलका। अलका कहती, प्रभुतेश्वर की प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता करने आया है। कहता है, मालवाओं की नाव घूम रही थी, उस पर जानबूझकर प्रभुतेश्वर को छोड़कर वहां पहुंच गई, हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव राक्षसों के साथ एक का प्रवेश। आगे देखिए, यवन मालव के संधि विग्राहिक कहता है, आमत्य से मिलना चाहता है। सिंगारण कहता है, तुम दूत हो। यवन कहता है, हाँ। सिंगारण कहता है, कहो, मैं यही हूँ। यवन कहता है, कहता है कि देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता आकर मुझसे भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। सिंगारण कहता है, सिकंदर के मालवाओं की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिसमें वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि हो, परिषद में हो या रण में हो। यवन कहता है, यही तो जाकर कह दूं। सिंगारण कहता, हाँ जाओ, रक्षकों से यही इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। रक्षकों के साथ यवन का प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव कहता है कि हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंगारण कहता है, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे बीरबल। आगे चंद्रगुप्त कहता है, परंतु सुनो तो, यमन लोग आर्यों के रण नीति से नहीं लड़ते हुए हम ही लोगों के युद्ध, कहते हैं कि जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता है, यवन आतंक फैला न जानते हैं और उसे अपने रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटने, गांव को जलाने उनके भीषण परंतु साधारण कार्य है। सिंगारण कहता है, युद्ध सीमा के पार के लोग को भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचलित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है, पर एक बात सदैव ध्यान रखनी होगी। सिंगारण कहता है, क्या। चंद्रगुप्त कहता है, यही कि हमें आक्रमणकारियों यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति में युद्ध करना होगा। आगे क्या कहते हैं, सिंगारण, सेनापति, सब आज्ञाएं मानी जाएंगी। चलिए, सबका प्रस्थान होता है। आगे देखते हैं, शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य।
कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने बिपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं, और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं। उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य कहते हैं, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी कहती है, मैं नहीं जानती। चाणक्य कहते हैं, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेम पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार का नौका के कहता है साहिदृश्य इधर उधर बहेगा। आगे क्या कहते हैं कल्याणी? कल्याणी कहती, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, कि क्योंकि कहता है कि क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस से कौन? चाणक्य। चाणक्य कहता है, हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। तो राक्षस कहता है, तो उन्होंने कहता है, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य कहता है, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस कहता है, क्या तुमने कहता है, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य कहता है, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? राक्षस कहता है, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य कहता है, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा ना बनो, और यवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में वह स्कंदवार प्राच्य देश साम्राज्य का नहीं, जिसे भयभीत होकर तुम बिपाशा पार नहीं होना चाहते। यह क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचाने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस विचार कर, हाँ ब्राह्मण, मैं रहूंगा। कहता कि हाँ, ब्राह्मण, मैं रहूंगा। यहाँ तो कहता है कि यहाँ तो मान लेने योग्य सम्मति है, परंतु चाणक्य कहता है, फिर परंतु लगाया, तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहें, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रहना पड़ेगा। जब कहता है, जब सिकंदर रावि के अंतिम छोर पर पहुंचेगा, तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, और उसे उजाड़ने और हथियारों से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान करता है कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य? आगे कहते हैं राक्षस, मैं इक्सा मुंह, कहता है कि मैं इक्सा मतलब इसके मुंह मुंह नहीं देखना चाहता। इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ राजकुमारी। यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता, यदि इसकी स्वतंत्रता आवश्यक ना होती। कल्याणी कहती है, जैसी सम्मति हो। चाणक्य प्रवेश करके अमात्य सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। कहता है, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। राक्षस कैसे? तो चाणक्य कहते हैं कि जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर के जल स्थल स्थल मार्ग कहता है कि स्थल मार्ग में मालवाओं पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजय पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उसकी चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मगधों ने की नवीन सेनाओं से उसे उसको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या चाहते हो? कहता है कि तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? चाणक्य कहता है, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर बिपाशा के तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इनमें इसमें तो डरने की बात क्यों नहीं? राक्षस कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य कहता है, आगे देखते हैं, यदि ना करोगे तो अपना निष्ठ करोगे। प्रस्थान कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो देखकर डर लगता है। राक्षस कहता है, विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी कहती, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान होता है। चाणक्य पुनः प्रवेश करके, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस कहता है, क्या? तो चाणक्य कहता है, कहता है कि नंद की अपनी प्रेमिका सुवासनी से तुम्हारा अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक ना होगा, समझे? चाणक्य का संवेग प्रस्थान होता है। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। अंधकार और दृश्यांत देखते हैं दृश्यांतर 10 को। दृश्यांतर 10 में क्या है?
पंच नद के पथ में, कहता है पंच नद के पंथ में एक पड़ाव पर धनदत्त नियत क्या चाहती है, कहता है कि नियत क्या चाहती है आजीव, कहता है कि यह तो वही जाने, लाखों योनियों में भ्रमण करते करते वह पहुंचने वाले स्थान पर पहुंचा देगी। धनदत्त मैं पूछता हूँ कि एक बार मरने पर भी छुटकारा नहीं, फिर दूसरी योन में, फिर मैं तो फिरकी बन गया हूँ। आजीवक कहता है मनुष्य यही जान जाता तो क्या कहना। धनदत्त कहता है तब आप इतना कैसे जानते हैं कि नियत ही सब कुछ करती है, यही एक क्या सत्य ज्ञान है। तो चंदन कहता है, आगे क्या कह रहा है चंदन, अरे ज्ञान के पीछे क्यों सर खपाए हो भाई, मगध के ज्ञानियों और दर्शकों को की तो बाढ़ आ गई है, तुम्हारे जैसे अज्ञानी उनकी सेवा के लिए भी तो चाहिए। नहीं तो पानी गर्म करके, कहता है कि नहीं तो पानी गर्म करके पानी बालों को नुचवाना, सिर मुड़वाना, और कहता है कि कांटों पर सोना, पंचाग्नि तापना, लंबी लंबी जटा बढ़ाकर सचल बट वृक्ष का अभिनय करना, सड़क पर झाड़ू देते चलना, मुख, कहता है कि को कपड़े से ढके रखना, जैसे कोई प्राणी कहता है कि जैसे कोई प्राणी बिल समझकर ना घुस जाए, या एक ही माता के गर्भ से निकलकर आने वाली दिगंबर अवस्था में रहना, यह सब कैसे होगा। धनदत्त कहता देखो चंदन मुझे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है, आह कैसी उत्तम वस्तु मिल रही है, उसमें तुम बाधा ना डालो। आंखें मूंद कर विचार करने लगता है। चंदन कहता है कुछ दिनों यही, कहता तुम यहीं पड़े रहो कि पूर्ण ज्ञान होने के लिए दिवाला पिट जाएगा। वाणिज्य संघ की यात्री तो चले गए हैं, वे सब तुम्हारी इन ज्ञान विपाशा का लाभ उठाएंगे और तुम यहाँ आजीवक जी की बकवास सुनो। धनदत्त कहता है क्या वे सब चले गए हैं। चंदन कहता है नहीं तो क्या तुम्हारी तरह नेपथ्य की ओर देखकर, अरे रे रे अब तो मैं जाता हूँ। कौन, चंदन जाता है, उठकर इधर उधर दौड़ने लगता है। आगे आजीवक क्या कह रहा है, धनदत्त नियत तो, कहता है कि धनदत्त नियत यदि उन सबको दौड़ा रही है तो इसमें दूसरा क्या कर सकता है। नेपथ्य की ओर देखकर अयम चंदन की स्त्री माधवी का प्रवेश। चंदन घबराकर हाय हाय तुमको लज्जा नहीं आई, यहाँ इस तरह चली आ रही हो जैसे जैसे पगली भैंस। आगे माधवी क्या कहती है, माधवी कहती है कि माधवी कहती है कि आप यहाँ अभी, कहता है कि आप यही हैं अभी, कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए घर में बैठी बैठी, लाज या संकोच को चबाऊं, वहां क्या रखाए। चंदन कहता है अभी और आगे बढ़ने का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। शकुन का धूमकेतु सारे शुभ ग्रहों के पथ में अपनी पूछ से झाड़ू लगा रहा है, इसलिए अभी हम लोग पंच नद के पथ में ही ठहरे हैं। आगे क्या करी माधवी, आगे कहती है आग लगी धूमकेत की पूछ में, मैं पूछ रही हूँ कि। धनदत्त कहता है चुप रहो, तुम भद्र महिला होकर ऐसी बात करती हो। चंदन कहता है अरे कहाँ गया वह सतयुग का रम, कहता है समय जब स्त्रियां पति के लिए चिता पर जला करती थी, उनके पीछे पीछे यम से लड़ाई करती थी, चरणोदक लगाकर, कहती चरणोदक लगाकर लेकर रह जाती थी, कभी प्रतिवाद, कहती है कि कभी प्रतिवाद भी नहीं करती थी। घोर कलयुग आजीवक यही, कहता है आजीवक जी यह संसार की दुर्दशा देख, कहता है कि यह संसार की दुर्दशा देखते नहीं बनती। माधवी कहती है ऐसे निठल्ले पतियों के लिए स्त्रियां जल मरती हों, गृहस्थ की कठिनाइयों में दुम दबाकर भागने वाले पतिदेव, तुम अपनी स्त्री के से जलने की आशा मत करो। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, स्त्री छटपटा रही है और तुम धर्म उपदेश, राजपुरुष का प्रवेश। आगे देखिए राजपुरुष क्या कहते हैं। राजपुरुष कहते हैं सार्थवा क्या तुम यहीं पड़े रहोगे, तक्षशिला
जा रहे हो? धनदत्त कहता है, जब नियत ले जाए। मैं तो चलने के लिए ही घर से निकला था, किंतु क्या करूं राजपुरुष। सुनो, जिन मड़ियों को ले आने की तुम्हें आज्ञा मिली थी उनकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम कुमारी का विवाह अब पंच नरेश से ना होगा। धनदत्त उठकर, हमारे महाराज चिरंजीवी हों। और फिर वैसी हत्यापूर्ण मड़ियां, छी छी। बहुत अच्छा किया महाराज ने, उन्हें छूने में भी पाप है। राजपुरुष, किंतु यह पत्र लो, देखो, इनमें तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि तुम राजकुमारी कल्याणी के सैनिकों की भोजन व्यवस्था और धन भंडार की देखरेख करो, जो कमी हो करो। यह युद्ध काल है, स्मरण रखना, कुछ भी गड़बड़ी हुई और। धनदत्त कहता है, और क्या? राजपुरुष कहता है, समस्त संपत्ति का राजकोष में सुरक्षित हो जाना कैसा सुखद होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग चंद्रगुप्त नाटक देख रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं, है, कहते हैं कि है कि यह तुम जानते हो। धनदत्त कहता है, किंतु किंतु। चंदन कहता है, परंतु परंतु। राजपुरुष कहता है घुड़क कर, किंतु परंतु से काम ना चलेगा। माधवी कहती है, श्रेष्ठनी, इनमें घबराने की क्या बात, चलिए राजकुमारी के साथ हम लोग भी रहें। इस युद्ध में सैनिकों से सुरक्षित रहना और तो भी कुछ और भी अच्छा है। धनदत्त कहता है, हम हैं वड़ी, यह क्या तुम नहीं जानती हो? धन चंदन कहता है, और मुझको ब्राह्मण समझकर ही तुम्हारे पिता ने कन्यादान दिया था। आगे देखिए माधवी तब। चंदन गिड़गिड़ाकर गिड़गिड़ाकर कहता है, दोहाई है माधवी, तुम प्रतिव्रता हो, कुलीन कुल कन्या हो। कहता है, कुलीन कुल कन्या हो, अपने सुहाग का तू ही रक्षा कर। मैं कहता हूँ कि जल मरने का, सती होने का अवसर ना आने दे। युद्ध के समीप हम लोग को ना ले जा। माधवी कहती है, आजीवक जी को छोड़कर मैं सबकी रक्षा कर भार लेती हूँ। आजीवक का प्रस्थान। राजपुरुष, माधवी तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। प्रस्थान, ग्रीक सैनिकों का प्रवेश। चंदन, अरे रे, ये कौन, कहाँ से सैनिक? हमारे घोड़ों के लिए। चंदन, शाही चाहिए क्या? साइस चाहिए क्या सैनिक? चंदन और धनदत्त को देखकर, ओहो, तुम लोग ठीक समय पर मिले। बताओ यहाँ चारा कहाँ मिलेगा? पकड़, कहता है, पकड़ लो। ग्रीक सैनिक को घेर लेते हैं। सैनिक धनदत्त को देखकर, बड़ा मोटा है यह। धनदत्त कहता है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। सैनिक कहता है, क्यों? चंदन कहता है, नियत का निर्देश जो करवाएगी वही होगा। सैनिक कहते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी नियत हूँ। कहता है कि मैं तुम्हारी नियत हूँ। देखो जो इन सबों के पास है, यह गुप्तचर तो नहीं। सब धनदत्त की ठहरियों को देखने लगते हैं। धनदत्त, अरे छू लिया। कहता है कि अरे छू लिया उसमें सब। सैनिक कहते हैं, क्यों? चंदन कहता है, ठहरो भाई, ठहरो भाई, पहले मुझे, कहता है कि पहले मुझे भाग जाने दो। धनदत्त कहता है, सैनिक को पिटारी खोलते देखकर, अरे सर्प सर्प। उसके बाद सैनिक कहते, पिटारी छोड़कर क्या? चंदन कहता है, मणिधर। ग्रीक सैनिक आश्चर्य से। सैनिक कहते, आश्चर्य से, क्या तुम लोग सपेरे हो? धनदत्त कहता है, जी जी जी। यह माधवी को देखकर यह सांप पकड़ने जानती है, भाग भागे हुए पुरुषों को भी खूब ही पकड़ लेती है। चंदन कहता है, और माधवी कहती, ठहरो, मैं पिटारी खोल दूं। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? खोलने का अभिनय करती है। चंदन उछल कूद मचाता है। इतने में राजपुरुष सैनिकों के साथ आता है। ग्रीक सैनिक भागते हैं, सबका प्रस्थान। आगे देखिए, दृश्यांत 11 को देखते हैं। दृश्यान्त 11 में क्या होता है?
दृष्टांत 11 में है, मालवा दुर्ग के भीतर भाग कहते कि मालवा दुर्ग के भीतरी भाग में एक सूना परकोटा मालविका। अलका इधर तो कहती है कि अलका इधर तो कोई भी सैनिक नहीं, यदि शत्रु इधर से आवे तब अलका कहती है दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालवा सेना भी नींद नहीं सो रही है, सुख की नींद नहीं सो रही है। सिंगाहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट की यवन सेना की पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय होगा। जिस स्थान पर यवन सेना को लेकर आना अभीष्ट था वहां तक पहुंच गई। मालविका कहती अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका कहती है देखकर मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्तिकाल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए, तू कटार अपने पास रख ले। मालविका कहती मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका कहती है कि मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका कहती है कि प्राणों से भय, शत्रु से घृणा करती हो क्या? मालविका कहती है प्राण तो धरोहर है, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लोग मुझे कहता है कि वही लोग मुझे भाइयों से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका कहती है अच्छी बात है जा, परंतु भेज दे शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कहता है कि यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। कौन कहती है? अलका कहती है कि कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका कहती है संध्या का नीरव निर्जल प्रदेश है, बैठूं आकाशमात, बाहर से हल्ला होता है युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है, उठती है। अरे वह कौन प्राचीर पर यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है, तीसरी बात स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सासा सिंगाहरण का प्रवेश और युद्ध। आगे देखिए, सिंगाहरण तलवार चलाते हुए तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर कहता है सिकंदर केवल सेनाओं की आज्ञा देने नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का वार करता है सिंगारण ऐसी फुर्ती से भाले को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ कहता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाते हैं, किंतु सिंगारण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। तीन यवन सैनिक कूद कर आते हैं, इधर से मालवा सैनिक पहुंचते हैं। आगे देखिए सिंगारण, यवन दुस्साहस ना करो, तुम्हारे साम्राज्य की आवश्यक अवस्था शोचनीय है, कहते हैं कि शोचनीय है, ले जाओ इनकी शुश्रूषा करो। यवन कहते हैं कि दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंगारण पीछे चंद्रगुप्त की सेना मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी होगे, ले जाओ सिकंदर को उठा ले जाओ। जब तक और मालवाओं को यह ना कहता है कि जब तक और मालवाओं को यह ना विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है। मालवा सैनिक सेनापति, रक्त का बदला, इस निस्तृप्त से निरीह जनता का अकारण वध किया है, प्रतिशोध। आगे देखिए सिंगारण कहता है ठहरो मालवा वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, प्रत्युत्तर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि तीनों यवन सिकंदर को लेकर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंगाहरण क्या है? सैनिक कहता है दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना
भीतर आ रही है। सिंहारण कहता है कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त यवन सेना से कह दो सिंहारण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से तुम मालिका को साथ लेकर अंतापुर की स्त्रियों को भू भू भूभर्ग द्वार भूभर्ग द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका आगे अलका क्या करती है? अलका मालवा के ध्वंस पर हुई आर्य का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। आओ जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ता हुआ आता है। यवन सेनापति सेल्कस, आगे देखिए क्या कहते हैं, सेनापति सेल्कस क्षुद्रकों की सेना भी पीछे से आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त कहता है यवन सेना, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञ का बोझ है तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कहता है कुछ सोचने लगता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत है। किंतु चंद्रगुप्त कहता है शांति, कहता है कि शांति मार्ग दो, जाओ। सेनापति कहता है कि शांति मार्ग दो, जाओ। सेनापति सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त का जयघोष होता है। यवनिका अंक 3 आता है। धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नाटक चंद्रगुप्त का नाटक हम लोग देख रहे हैं अंक 2, और आज अंक 2 समाप्त कर चुके हैं। अंक 3 जो है हम लोग कल देखेंगे। अंक 3 हम लोग कल देखेंगे। एक ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। यूजीसी की सिलेबस इकाई 8 में शामिल किया गया है। आप लोग